दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज कुमार, आपका मेंटर। और आज के नीट बाइट सेशंस में हम लोग ट्रांसलेशंस के बारे में सीखेंगे, राइट? तो पहली बार ट्रांसलेशन होता क्या है? ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, राइट? तो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगी? क्योंकि हमें मालूम है डीएनए से मैसेज आता है मैसेंजर आरएनए के रूप में, और फाइनली मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम, अमाइनो एसिड, ये सब आपस में मिलके प्रोटीन की सिंथेसिस करती है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि पूरी की पूरी प्रोटीन सिंथेसिस में कौन कौन सी जो रॉ मटेरियल्स है या इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी आवश्यकता यहाँ पे होगी। ओके, तो देखो, सबसे पहले तो हमें अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत है। 20 टाइप्स ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर में रहते हैं, और यही अमाइनो एसिड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलके एक अलग प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। डीएनए है, आपको मालूम है डीएनए का काम है मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करना, और मैसेंजर आरएनए के अंदर में जेनेटिक कोड्स होता है, उसी के हिसाब से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं। फॉर इंस्टेंस टीआरएनए होगा जो कि अमाइनो एसिड्स को लेके आता है, मैसेंजर आरएनए के अंदर कोडोन होते हैं, और राइबोसोमल आरएनए यानी राइबोसोम जो कि पूरी की पूरी एक प्रोटीन फैक्ट्री की तरह काम करती है। ओके, बट इन सब में सबसे अहम कौन सा है? अहम है राइबोसोम। तो देखो, आप डायग्राम में भी देख सकते हो। नॉर्मली क्या होता है कि राइबोसोम सेल के अंदर में उसके स्मॉलर और बिगर यूनिट में ये अलग अलग रहते हैं। ओके, लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस का समय आता है ना, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, और इनको जुड़ने में सबसे इंपॉर्टेंट आयन कौन सा काम करता है? वो है मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम की मदद से ही ये क्या होता है, ये एक दूसरे से आपस में जुड़ते हैं, उस समय प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, राइट? आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये देखो, ये पूरी की पूरी आपस में जुड़ के, और जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग पॉलीराइबोसोम कहते हैं। ओके, चलो इसके बारे में थोड़ा और हम लोग जानते हैं। यदि हम लोग एक पूरे के पूरे राइबोसोम को देखें तो राइबोसोम के अंदर में दो साइट होते हैं। एक हम लोग कहते हैं एमिनो एसिड साइट, राइट, और दूसरा हम लोग कहते हैं पेप्टाइडल साइट। तो देखो, पहला जो चार्ज टीआरएनए होता है ना, वो कहां पे आता है? वो आता है पी साइट पे आता है, यानी पेप्टाइडल साइट पे आता है। ओके, और बाद के जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो किधर आएंगे? वो ए साइड पे आएंगे, और पी और ए साइड के बीच में फिर क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और इस तरह से हम लोग पॉलीपेप्टाइड बनता रहेगा। ये पूरा मैकेनिज्म स्टेप वाइज है, एंजाइम ड्रिवन है, और इन सब चीज के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ओके, चलो तो बात करते हैं सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म की शुरुआत की, और उसमें सबसे पहला काम है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स एक्टिवेट कैसे होगा? ऑब्वियस है, एनर्जी लगेगी, और एनर्जी किस फॉर्म में लगती है? एटीपी के फॉर्म में। तो पहले क्या होता है कि अमाइनो एसिड्स एटीपी से बाइंड करती है, राइट, और एंजाइम के प्रेजेंस में वो अमाइनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाती है। ओके, सेकेंड स्टेप में क्या होगा? ये अमीनो एसिड एंजाइम कॉम्प्लेक्स ये टीआरएनए से बाइंड करेगी, राइट, यू कैन सी ओवर हियर। और यहां पे एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम होता है। माइंड इट, there are 20 different types of amino acids, so naturally there are 20 different types of amino acid tRNA synthetase which catalyze these reactions, and ultimately क्या बनते हैं? एक चार्ज tRNA बनता है। ओके, सो दिस इज द चार्ज tRNA, और यही चार्ज tRNA की जरूरत होती है पूरी प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस में। चलो इसको हम लोग डायग्राम में भी देखते हैं। आप देखो, यहां पे एंजाइम है, और एंजाइम से एटीपी बाइंड किया और अमाइनो एसिड्स बाइंड किया। ये बाइंड करने पे इन्होंने एक एमिनो एसिड्स एएमपी कॉम्प्लेक्स बनाया, चूंकि यहाँ से पायरोफॉस्फेट निकल जा रहा है। सो दिस इज द एमिनो एसिड्स एएमपी कॉम्प्लेक्स। फाइनली इससे स्पेसिफिक टीआरएनए ज्वाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एमिनो एसिड आरएनए सिंथेटेज। एएमपी फाइनली यहाँ निकल जाता है, राइट, और इस टीआरएनए से अमाइनो एसिड्स बाइंड हो जाते हैं, और अल्टीमेटली यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? एक चार्ज टीआरएनए का फॉर्मेशन हो जा रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ charged tRNA is formed. As I told you that in the subsequent reactions what will happen, this charged tRNA is going to act as a raw material for taking the process ahead. Okay, चलो अब डिस्कस करते हैं कि पॉलीपेप्टाइड जो चेन बनते हैं उनको हम लोग कितने स्टेप्स में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो देखो, देयर आर 3 स्टेप्स। पहला स्टेप्स हम लोग कहते हैं इनिशिएशन, दूसरा स्टेप्स है इलोंगेशन, और तीसरा है टर्मिनेशन। ये तीनों के तीनों एंजाइम ड्रिवन है,
राइट, एनर्जी ड्रिवन है, और ये सारे प्रोसेस को हम लोग अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलो पहले इनिशिएशन के बारे में बात करते हैं। देखो इनिशिएशन जो है वो देयर आर 3 इनिशिएशन फैक्टर, IF3, IF2, IF1 एंड GTP, दीज 3 आर नीडेड, राइट। तो सबसे पहले क्या होता है कि IF3 जो है ना वो 30S राइबोसोम यानी स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम से बाइंड करती है, ओके। और इस बाइंड करने के बाद ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो mRNA से 5 प्राइम एंड पे बाइंड करता है। बट प्रोकैरियोट के केस में क्या होता है, देयर इज अ वन स्पेसिफिक सीक्वेंस जिसको कि हम लोग कहते हैं SD सीक्वेंस, साइन डेलगार्नो सीक्वेंस, राइट, यू कैन सी ओवर देयर, ओके। ये यूकैरियोट में नहीं होता, ये प्रोकैरियोट में होता है, राइट। और ये पूरे की पूरी राइबोसोम कॉम्प्लेक्स को रिकॉग्नाइज करने में या बाइंड करने में मदद करता है, ओके। देखो हमारा फर्स्ट इनिशिएटिंग कोडोन तो AUG होता है, राइट। तो नेचुरली इससे जो tRNA यहाँ पे आएगा वो कौन सा होगा, वो UAC होगा, और इसके साथ पहली जो अमाइनो एसिड्स होगी वो कौन सी होगी, मिथियोनिन होगी, ओके। चलो इसको डायग्राम में यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो आप देखो यहाँ पे IF3 और 30S सब यूनिट्स है, राइट, और ये इस से बाइंड कर गया, बाइंड करने के बाद ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन गया। लेटर ऑन व्हाट वी विल सी दैट ये tRNA जो पहला tRNA हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, ये P साइट पे जाके बाइंड करता है। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि पहला अमाइनो एसिड्स तो P साइट पे बाइंड करता है, बट उसका A साइट वैकेंट होता है। तो ऐसा ना हो कि कोई दूसरा अमाइनो एसिड्स वहाँ पे आ जाए, इसके लिए IF1 का यहाँ पे रोल होता है, इनिशिएशन फैक्टर 1, वो वहाँ पे जाके उस साइट को ब्लॉक कर देता है ताकि दूसरा अमीनो एसिड ना आ सके। और IF1 का एक और रोल है, वो क्या है, पूरे के पूरे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करता है, ये भी उसका काम है, ओके। चलो इसके आगे की प्रक्रिया देखते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे कि अमीनो एसिड tRNA जो है वो फाइनली P साइट को ज्वाइन करेगा। आप डायग्राम में देखो ये P साइट में फाइनली ज्वाइन कर गया, ओके। और इस ज्वाइन करने में उसकी मदद किसने की, तो मदद की IF2 फैक्टर ने, ओके। और फाइनली ये लार्जर सब यूनिट है, इसको ज्वाइन कर लेगी, और लार्जर सब यूनिट को ज्वाइन करने में मदद कौन सा करता है, तो वह है GTP। तो फाइनली ये पूरा का पूरा एक यहाँ पे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ये बन जाता है। सो दिस इज द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, राइट। आप देखो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के अंदर में क्या है, एक tRNA है, और tRNA से हम क्या देख रहे हैं, मिथियोनिन जुड़ा हुआ है, और जो भी इनिशिएशन फैक्टर्स थे वो यहाँ से निकल गए, ओके। तो यदि हम लोग इनिशिएशन फैक्टर के बारे में कुछ और बात करें तो आपको यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि प्रोकैरियोट के केस में जो इनिशिएशन होता है वो फॉर्माइलेटेड फॉर्म ऑफ मिथियोनिन से होता है, यूकैरियोट में नहीं। यूकैरियोट में क्या होता है, मिथियोनिन डायरेक्टली ऐड करता है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट अमाइनो एसिड्स ऐड होते हैं वो कौन सा है, फॉर्माइल मिथियोनिन ऐड होते हैं, ओके। और बाद में इस फॉर्माइलेटेड फॉर्म को हम लोग रिमूव कर सकते हैं एंड बाय द एंजाइम व्हाट वी कॉल डीफॉर्माइलेज, ओके। तो देखो पहला अमाइनो एसिड्स पूरे के पूरे पॉलीपेप्टाइड चेन में ऑलवेज मिथियोनिन होगा, लेकिन मान लो हम पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं, मुझे वहाँ पे मिथियोनिन की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है ऐसे प्रोटीन में। ऐसे केस में हमारे पास एक एंजाइम है, इसको हम लोग कहते हैं एमिनोपेप्टाइडेज, ओके। और इस एमिनोपेप्टाइडेज का काम क्या है, इस एमिनोपेप्टाइडेज का काम है कि यदि मिथियोनिन की जरूरत नहीं है तो उसको वहां से रिमूव कर दिया जाए। सो दिस इज ऑल एज फार एज द इंटायर इनिशिएशन इज कंसर्न, राइट। आफ्टर इनिशिएशन वी विल टॉक अबाउट इलोंगेशन। देखो इलोंगेशन में भी क्या है, देयर आर 3 फैक्टर्स, ओके। what we call them, we call them EFTU, that is elongation factor temperature unstable, EFTS elongation factor temperature stable, EFG elongation factor, and G stand for GTP, okay. So along with these 3 elongation factors we also require a GTP molecule, okay. तो have a look at this diagram। अभी इसके पहले हम लोगों ने क्या सीखा था कि मिथियोनिन जो था वो ऑलरेडी ये P साइट पे ऑलरेडी था और A साइट इसका वैकेंट था, राइट। तो अभी देखो A साइट पे अकॉर्डिंग टू द कोडोन एक न्यू अमाइनो एसिड्स आती है और ये न्यू एसिड क्या है, चार्ज tRNA इसको लेके आ रही है। फॉर इंस्टेंस यहां पे देखो CUG इज कोडोन, ओके।
सो एज पर दिस द एंटीकोडोन इज व्हाट वी कॉल CAG, और CAG जो है एंटीकोडोन इसके किसके साथ जुड़ा हुआ है, वैलिन के साथ जुड़ा हुआ है। ओके तो जैसे ही ये ए साइट को ऑक्युपाई करती है तो फिर क्या होता है, मेथियोनिन यहां से अलग निकल जाता है, मेथियोनिन इज ट्रांसफर टू वैलिन। ओके एंड व्हेन इट इज ट्रांसफर देन द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन दीज टू, राइट। अब पेप्टाइड बॉन्ड जो बनता है वो कैसे बनता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मेथियोनिन की कार्बोक्सिलिक ग्रुप और वैलिन की एमिनो ग्रुप ये पार्टिसिपेट करती है। ओके सो ऑलवेज हम ये ध्यान रखेंगे कि पी साइट की कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ए साइट की एमाइनो ग्रुप के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाएंगे और अल्टीमेटली वो एक पेप्टाइड चेन के रूप में आगे डेवलप होता रहेगा। ओके पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए हमें एंजाइम की जरूरत है, तो एंजाइम कौन सा लगता है, एंजाइम का नाम है पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज, राइट। और पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज कहाँ लोकेटेड होता है, तो लार्जर यूनिट ऑफ राइबोसोम में लोकेटेड होता है। तो यही एंजाइम कैटालाइज करती है पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए। ओके चलो ये हम लोगों ने देख लिया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गए। अब इसके बाद क्या होता है ना, रिलेटिव मूवमेंट ऑफ राइबोसोम विद mRNA होती है। ओके रिलेटिव मूवमेंट बोले तो ये पूरा का पूरा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शंस में आगे की तरफ मूव करता है, राइट। तो जब आगे की तरफ मूव करेगा तो ऑब्वियस है ना कि इसके पहले हमने क्या देखा था, वैलिन वाज ऑन ए साइड, तो ऑटोमेटिकली वैलिन ए साइड से पी साइड पे ट्रांसफर हो गई। और अब क्या हुआ, अब ए साइड जो है फिर से वैकेंट हो गया। ओके तो ए साइड जब वैकेंट हो गया तो अकॉर्डिंग टू कोडोन अगेन द न्यू एंटी कोडोन विल कम एंड अकॉर्डिंगली द न्यू अमाइनो एसिड्स विल कम, राइट। हैव अ लुक एट दिस। You see, this is again a new codon UUC. According to UUC, the anticodon is AAG, right? और इसके कारण एक नया अमाइनो एसिड्स आ गया फिनाइलएलेनिन। ओके फिर से हम क्या देखेंगे कि वैलिन की कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके और फिनाइलएलेनिन की NH2 ग्रुप के बीच में ये बॉन्ड हो जाएगा और इस बॉन्ड को फिर से हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। ओके तो अभी हमने क्या देखा, 2 पेप्टाइड से एक और पेप्टाइड बन गए, 3 पेप्टाइड बन गए और इस तरह से चेन ग्रो कर। तो अभी पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद क्या होगा, फिर से राइबोसोम की यानी इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की mRNA के तुलना में एक रिलेटिव मूवमेंट होगी और इस रिलेटिव मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और इसके लिए फैक्टर कौन से लगते हैं, EFG, राइट, और GTP लगता है। तो इससे ट्रांसलोकेशन से ये फिर से एक नया कोडोन आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू दैट चेन विल कंटिन्यू टू ग्रो। ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट इलॉन्गेशन। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट स्टेप व्हाट वी कॉल टर्मिनेशन। तो देखो जो टर्मिनेशन होते हैं उसके लिए देयर आर 3 स्टॉप कोडोन्स, राइट। व्हाट आर दे आर UAA, UAG and UGA, and these stop codons are recognized by specific release factor what we call RF1, RF2 and RF3. Okay, so what I mean to say, UAA recognized by RF1, UAG recognized by RF2 and UGA is recognized by RF3. Okay, तो जैसे ही इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ये स्टॉप कोडोन के पास पहुंचता है तो इस रिलीज फैक्टर के द्वारा ये स्टॉप कोडोन को आइडेंटिफाई करते हैं और ये रिलीज फैक्टर जो है ना वो अल्टीमेटली क्या करेगा, दोनों यूनिट ऑफ राइबोसोम को एक दूसरे से अलग कर देगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो। आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों यूनिट जो है एक दूसरे से अलग हो गए, राइट। और जब ये अलग हो जाएंगे तो क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस रुक जाएगी और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर जो हमारा बना है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वी विल कॉल एज अ प्राइमरी प्रोटीन। ओके इन दिस वे द प्राइमरी प्रोटीन इज फॉर्म्ड, राइट। So that is how the entire translation activity is going to happen. Okay. Now let's talk about that what are the fate of all these primary proteins. तो जो भी प्राइमरी प्रोटीन्स होता है हमें मालूम एक्टिव नहीं होता है। देयर आर ओनली 2 प्राइमरी प्रोटीन्स विच इज एक्टिव, वन इज द इंसुलिन, सेकंड इज द राइबोसिन। तो अब इस प्राइमरी प्रोटीन को अल्टीमेटली क्या करना होगा, सेकेंडरी प्रोटीन में, टर्सरी प्रोटीन में या क्वाटरनरी प्रोटीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए कन्वर्जन के लिए क्या होता है, ये जैसे ही प्रोटीन बनते हैं, है ना,
तो प्रोटीन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में चला जाता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। ओके, और इस पूरे मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग कहते हैं सिग्नल हाइपोथेसिस। ओके, तो सिग्नल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि जैसे ही प्राइमरी प्रोटीन उसके ल्यूमेन के अंदर में गया तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी इनफोल्डिंग होती है। इनफोल्डिंग से क्या होगा? सेकेंडरी प्रोटीन बनेगा, और सेकेंडरी प्रोटीन फाइनली कहाँ चला जाएगा? गोल्गी बॉडी में चला जाएगा, और गोल्गी बॉडी में जाने के बाद उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होगी टर्सरी और क्वाटरनरी के रूप में, वहाँ फिर से वो बन जाएंगे। राइट? इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लाइकोप्रोटीन है जो मदद करते हैं उनका नाम क्या है? राइबोफोरिन एंड 1 एंड राइबोफोरिन 2, जिसको कि हम लोग डॉकिंग प्रोटीन भी कहते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज डॉकिंग प्रोटीन। ओके, so this is all as far as the protein structure is concerned, entire the synthetic mechanism of protein is concerned, right? I hope all of you have understood this entire things, and if you like this video, don't forget to subscribe and like this video, right? Thank you.